हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का भाग तीसरा। पाठ का अगला अंश देखने से पूर्व एक बार फिर हम पिछले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा उसको दोहराते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि सालाना इम्तिहान के बाद छोटे भाई में काफी सारे बदलाव आए। वो काफी घमंडी और अभिमानी हो गया। उसे ऐसा लगा कि वह तो परीक्षा में हमेशा अव्वल और आ ही जाएगा, वो पढ़े या ना पढ़े। छोटे भाई के इस बदलाव को बड़े भाई ने अच्छे से भांप लिया, समझ लिया और अपने छोटे भाई को घमंड न करने की सीख देते हुए उन्होंने उसे रावण का और अलग अलग लोगों का उदाहरण दिया, जिसके जरिए उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया था कि जीवन में कभी भी किसी भी बात का घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पढ़ाई के कठिनाइयों का वर्णन किया कि शिक्षा पद्धति कितनी कठिन हो गई है, कितने सारे विषयों को हमें एक साथ पढ़ना पड़ता है और जैसे जैसे आप एक एक कक्षा आगे जाओगे आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा पद्धति पर भी व्यंग्य किया कि किस तरीके की शिक्षा पद्धति है जो एक रटत है। रटत शिक्षा पद्धति यानी रट्टा मार शिक्षा पद्धति है। यहाँ तो अध्यापकों को ये चाहिए कि विद्यार्थी पुस्तकों में दी गई एक एक बात को रट डाले, भले ही वो आपके समझ में आए या न आए, आपकी समझ में रहे या न रहे, पर परीक्षा के लिए उन्हें वही चाहिए जो पुस्तकों में लिखा है। इस तरीके से अलग अलग बातें उन्होंने समझाई। इतना समझाने के बावजूद भी छोटे भाई ने केवल हाथ बांधे वो सारी बातें सुन ली, परंतु वह खेल के प्रति अपने आकर्षण को नहीं छोड़ पाया। भाई साहब के डर से पढ़ाई तो करता था परंतु खेल का साथ उसने कभी भी नहीं छोड़ा और इसी तरह से आगे भी वह चलता रहा। अब आगे क्या हुआ पाठ में वो हम देखते हैं आज के इस भाग में। फिर से एक बार सालाना इम्तिहान हो गए और लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर परीक्षा में पास हो गया। पास क्या, बिना मेहनत किए मैं कक्षा में अव्वल आ गया। इस बात का मुझे खुद अचरज है, यानी कि आश्चर्य है, क्योंकि भाई साहब की तुलना में मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी और उनके भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था, यानी जी तोड़ मेहनत की थी। कोर्स का एक एक शब्द तक चाट डाला था। रात 10 बजे तक पढ़ते, फिर सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से पढ़ने लगते, फिर स्कूल जाने से पहले पढ़ते, स्कूल से आने के बाद पढ़ते और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद परिणाम क्या हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए। मुझे उनके फेल होने से उन पर बहुत दया आई। जब मैंने उन्हें परीक्षा का नतीजा सुनाया तो वो रो पड़े और उनको रोता देखकर मैं भी रोने लगा और मेरे पास होने की खुशी आधी रह गई। शायद विधि को यही मंजूर है, विधि अर्थात नसीब, कि मेरे नसीब में पास होना लिखा है और भाई साहब के नसीब में फेल होना लिखा है। और अब तो मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अर्थात एक कक्षा का ही अंतर रह गया। अब एक कक्षा पीछे थे छोटे भाई और इन सारी स्थितियों का देखकर छोटे भाई के मन में एक कुटिल भावना का उदय हुआ, अर्थात एक बुरी बात आ गई। उन्होंने ये सोचा कि अगर इस साल भी भाई साहब हमेशा की तरह फेल हो गए और मैं पास हो गया तो मैं उन्हीं की कक्षा में चला जाऊंगा और फिर किस आधार पर वह मेरी फजीहत अर्थात मेरा अपमान कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। वो अगर मुझे डांटते हैं तो इसमें मेरी भलाई है, इसलिए अपने भाई के लिए ऐसे बुरे ख्याल नहीं रखने चाहिए। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, हाँ, क्योंकि जब वो मुझे डांटते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा भी आता है। लेकिन छोटे भाई ने ये स्वीकार किया कि शायद उन्हीं के उपदेशों का, उन्हीं के डांट फटकार का ये नतीजा है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटा भाई पढ़ने में तेज है परंतु वो पढ़ता ही नहीं है।
अगर बड़े भाई साहब नहीं डांटते तो वह पढ़ने नहीं बैठता, और पढ़ने नहीं बैठता तो वह परीक्षा में अव्वल नहीं आता। तो भाई साहब की डांट फटकार का ही ये नतीजा था कि छोटा भाई हमेशा परीक्षा में अव्वल आता था। शायद अपने भाई की ये होशियारी बड़े भाई ने समझ ली होगी, और इसीलिए वह हमेशा उसको डांट कर पढ़ाई के लिए बिठाते थे। दूसरी बार फेल होने के कारण अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। वो बहुत शांत शांत रहने लगे थे। लेखक को कई बार डांटने का मौका पाकर भी वह अपने आप को उसे डांटने से रोक लिया करते थे। शायद वो ऐसा समझने लगे थे कि मुझे छोटे भाई को डांटने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वह तो परीक्षा में पास हो रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, और मैं खुद उसके सामने इतना पढ़ता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल फेल होता जा रहा हूँ। और उनके इसी नर्म व्यवहार का छोटा भाई गलत उपयोग कर रहा था। वह पहले से ज्यादा स्वच्छंद यानी कि अपनी मन मर्जी करने लगा था, और उनकी अर्थात बड़े भाई की सहिष्णुता यानी उनकी सहृदयता, उनके इस अच्छे स्वभाव का वह अनुचित लाभ उठाने लगा। लेखक की ऐसे धारणा हो गई, उसकी ऐसी राय बन गई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, मेरा नसीब बहुत अच्छा है। और इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे, अब वह भी उसने बंद कर दिया। अब तो छोटे भाई को एक नया शौक लग गया था, कनकौवे उड़ाने का। कनकौवे अर्थात पतंग। वह अब अपना सारा समय पतंग बनाना और पतंग उड़ाने में बर्बाद करने लगा। फिर भी भाई साहब का वह अदब करता था, भाई साहब की इज्जत करता था, इसलिए खुलेआम वह कनकौवे उड़ाने, पतंग उड़ाने नहीं जाता था, बल्कि उनकी नजरें बचाकर छुप छुप कर कनकौवे उड़ाता था। और इसके लिए कभी मांझा बनाता था, कभी उसके कन्ने बांधता था, और कभी तो पतंग के टूर्नामेंट की तैयारी भी करता था। ये सारी चीजें वह भाई साहब से छुप छुप कर करता था कि भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना चाहता था कि अब उनके दिल में उनके प्रति सम्मान और लिहाज थोड़ा सा कम हो गया हो। और इस तरीके से छोटा भाई बड़े भाई की शांतता का गलत उपयोग कर रहा था। लेखक की पतंगबाजी की आदत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन लेखक संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आसमान में कोई पतंग कटकर टूट गई थी, और वह हवा के जरिए जिधर जा रही थी वहां उस पतंग को पकड़ने के लिए लेखक भी दौड़े जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी यानी आसमान में उड़ने वाली पतंग की ओर था, जो मंद गति से झूमता हुआ पवन की ओर चला जा रहा था। पवन के माध्यम से हवा के जरिए आगे आगे जा रहा था, और लेखक ही नहीं, पूरे बालकों की, उनके सारे संगी साथियों की पूरी सेना उसको पकड़ने के लिए दौड़े जा रही थी। और उन्हें इस बात की भी खबर नहीं थी कि वो रास्ते से जा रहे हैं, अब वहाँ बहुत सारी मोटर कारें हैं, आ रही है रास्ते से, बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रास्ता सही नहीं है, समतल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस बात का उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था। उन्हें तो बस उस पतंग को पकड़ना था, और वह बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। जैसे ही छोटा भाई पतंग के लिए दौड़े जा रहा था, उसी समय सहसा लेखक और भाई साहब की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ यानी आमना सामना हो गया। वो उनको रास्ते में मिल गए। शायद वो बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही बाजार में लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से, उग्र भाव से बोले, इन बाजारों लोंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजारू लौंडे यानी लड़के, लौंडे यानी लड़के, यानी कि मामूली लड़कों के साथ धेले यानी पैसे पैसे के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि अब तुम नीचे जमात में यानी कि छोटी कक्षा में नहीं बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। और आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन यानी कि अपनी वस्तु स्थिति का ख्याल रहना चाहिए कि अब वो छोटे नहीं हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, बड़ी कक्षा में आ गए हैं। ये बात समझाते हुए
बड़े भाई साहब उसे कहते हैं कि एक ज़माना था जब लोग 8वीं कक्षा पास करने के बाद नायब तहसीलदार हो जाते थे। और वे कहते हैं कि मैं ऐसे कितने ही मिडल चियो यानी जो 10वीं की कक्षा पास करते हैं उनको जानता हूँ, जो आज अव्वल दर्जे के यानी कि बहुत अच्छे दर्जे के मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। अर्थात लेखक को बड़े भाई साहब ये समझा रहे थे कि एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ 8वीं और 10वीं कक्षा पास करने के बाद लोगों को बड़ी बड़ी ओहदों की नौकरियां लग जाती थी। और वो ये कह रहे हैं कि कितनी ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक हैं जिनकी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक है, लेकिन आज उनकी पोजीशन, उनका रुतबा क्या है, कोई लीडर है तो कोई समाचार पत्र का संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती यानी उनके अंदर यानी कि उनके अंडर काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में, आज तुम भी 8वीं दर्जे में हो। सोचो कि तुम्हें किस तरीके से आगे पढ़ना है। अब वो समय नहीं रहा, लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो और अभी तुम्हें इस तरीके से बाजारू लड़कों के साथ, ये बिना पढ़े अनपढ़ लड़कों के साथ पतंगबाजी करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुम्हारी इस कम अक्ल पर मुझे दुख होता है। तुम ज़हीन हो, अर्थात ज़हीन यानी तुम होशियार हो, पढ़ने में अच्छे हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम्हारी ये होशियारी किस काम की जो तुम्हारे आत्मगौरव, तुम्हारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। इस तरीके से बड़े भाई ने वहां बाजार में खड़े खड़े ही हमेशा की तरह छोटे भाई को डांटना शुरू कर दिया। छोटे भाई को डांटते डांटते बड़े भाई उसे समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब अब सिर्फ एक दर्जा नीचे है और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि भले ही तुम आज मेरे एक कक्षा पीछे हो, शायद कल ऐसा हो कि तुम मेरी ही क्लास में आ जाओ और ऐसा भी हो कि तुम एक कक्षा और आगे चले जाओ, लेकिन भगवान ने हम दोनों के बीच जो उम्र का अंतर रखा है उसे तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कभी भी उसे पार नहीं कर सकते। मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और तुम कुछ भी कर लो, और तुमसे ये बड़ा होने का अधिकार जो मुझे मिला है, इस अधिकार के नाते मुझे तुम्हें डांटने का पूरा पूरा अधिकार है। तुम चाहे आगे MA करो, MPhil करो, D.Litt करो और कुछ आगे बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन जिंदगी का जो अनुभव, जिंदगी का जो तजुर्बा मुझे है वो तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती है। यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई को ये समझा रहे हैं कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो उसको यही बात समझाते हुए ये कहते हैं कि हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास ही नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं या 6ठी कक्षा से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, परंतु अम्मा और दादा अर्थात उनके पिताजी को हमें समझाने का, हमें सुधारने का, हमें कुछ भी कहने का पूरा पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उनके पास भले ही किताबी शिक्षा न हो, परंतु उनके जीवन भर का जो तजुर्बा और उससे प्राप्त जो ज्ञान है उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहे कितना भी पढ़ ले, हमारे माता पिता को हमें समझाने का, हमें सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा अर्थात अनुभव है। तुम चाहे अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये सारी बातें तुम्हें मालूम हो और ये सारी बातें हमारे माता पिता को न मालूम हो, परंतु फिर भी उनके पास जो ज्ञान है वो हमसे ज्यादा ही है, और इस अधिकार के चलते मुझे और हमारे माता पिता को, हम दोनों को डांटने का, फटकारने का, समझाने का अधिकार सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार यहाँ पर बड़े भाई ने फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपने बेराह चलते हुए भाई को फिर एक बार पढ़ाई का महत्व समझाया और यह भी समझाया कि
किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन का ज्ञान, जीवन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं आज के पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न है। प्रश्न 1, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? प्रश्न 2, छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? प्रश्न 3, बड़े भाई की डांट फटकार यदि न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचारों के आधार पर लिखिए। प्रश्न 4, बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? आशा करती हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। अगले पाठ्यांश का वीडियो हम अगले भाग में देखेंगे। नमस्कार।